बच्चों हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेचर, फीचर, तत्वों के बारे में और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में। और यदि आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसने हमें 36 टॉप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाया। उस वीडियो को भी आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे प्ले लिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे 25 जो है टॉप एकदम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, अनेक विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें से 25 क्वेश्चन हमने अलग किया हुआ है और वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और वो ये सारे बेसिक किस्तें हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं या एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन है। तो आइए बिना विलंब किए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में बेसिक अंतर क्या है। देखिए भाई, पहले क्या होता है, प्रपोजल होता है। वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद जो है एग्रीमेंट बनता है। अगर उसमें कंसिडरेशन होता है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट का रूप लेता है। एग्रीमेंट की जो डिफिनीशन दी गई है उसमें ही बताया गया है कि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो क्या होता है, एग्रीमेंट को होता है। ये एग्रीमेंट की परिभाषा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी पहले एग्रीमेंट होता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए, जबकि एलिमेंट में कोई ये विशेष आवश्यक नहीं है। तो इस पे जो है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि ये होगा सी, यानी कि संविदा कानून द्वारा परिवर्तनीय होता रहे जबकि समझौता आवश्यक रूप से नहीं है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही इनफॉर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, इनफोर्सेबल होगा। यहाँ पे आंसर भी इसका लिखा है और संक्षिप्त में इसका विवरण भी लिखा हुआ है। आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें स्पष्टीकरण क्वेश्चन के साथ ही दिया गया है। मेरा विचार है कि आगे चल के इसको बुक का रूप दे दूंगा, ऐसे 1000 क्वेश्चन बना के नीचे उसका स्पष्टीकरण दे दूंगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बने हुए। अगला है क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर आर अदर्स इज डिफाइंड एज। यानी कहने का मतलब यह है कि वह कॉन्ट्रैक्ट जो एक पक्षकार की इच्छा पे तो परिवर्तनीय इनफोर्सेबल है, जबकि दूसरे पक्षकार की इच्छा पे वो परिवर्तनीय नहीं है। ये तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या व्याख्यानीय अनुबंध कहते हैं। यहाँ पर प्रोसेसन सही है, बी, बी ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन सही। आमतौर पे जितने भी फी कॉन्सेंट नहीं हो, क्या होगा, आमतौर पे जितने भी अनुबंध फी कॉन्सेंट नहीं होते वो सब क्या हो जाते हैं, वाइडेबल हो जाते हैं। यहाँ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जो है डिफिनेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बार पर ऐसा क्यों कर रहा है, ये पढ़ा अब वो ये यहाँ पे आ गया था, इसलिए इस पे याद। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि which section of the Indian Contract Act 1872 1872 specifies the essential of a valid contract? ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एक वैध संविदा के आवश्यक तथ्यों को निर्दिष्ट करती है? बच्चों वो है कौन सा? सेक्शन 10। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ही ये बताया गया है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। यहाँ पर सेक्शन 10 के बारे में पूरा विवरण दिया गया है, आप इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या माना है? आप जानते हैं कि अब टू कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति जो माइनर है अर्थात जिसने 18 साल की आयु पूरा नहीं किया है उसके साथ किया गया अनुबंध क्या होगा? व्यर्थ माना जाता है। इसमें कौन सा है? ये सी ऑप्शन सही, यानी कि ये वाइट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसके बारे में भी यहाँ पर विवरण दिया गया। बॉडी बीवी वर्सेस हरदास बोगोस, इस कदमे में जो है जिसको सेटा किया गया था, जो मोरी बीवी थी वो 18 साल से कम उम्र की थी, 13 साल की थी, विधवा महिला थी और उसके पति का देहांत हो जाता है और जो उसका चचेरा शिशु रहता है धनदास बोस, वो एक अनुबंध लिखवाता है कि जब तक आप इस अनुबंध पे साइन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पति की लाश को हम जलने नहीं देंगे। इसलिए उस समय जो प्रमोद लिखवा लिया तो उसने 13 साल की उम्र में लिखा। बाद में जब वो 18 साल की हो गई तो उस प्रोनोट को वो ले जा करके और कोर्ट के द्वारा जो है रद्द कराने का प्रयास किया। तो कोर्ट ने जो है मोरी बीवी के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था मोरी बीवी माइनर की 13 साल में थी, इसलिए अनुबंध क्या है शुरू से ही व्यर्थ है। ठीक है, अभी नहीं व्यर्थ हुआ है बल्कि शुरुआत से ही क्या है व्यर्थ है, वाइड है। अगला प्रश्न है ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नॉट बाय रीडर और स्पोकन वर्ड, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तो उससे बोला गया ना तो लिखा गया, बट बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज आर अपा सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड, बल्कि यह क्या है आचरण या परिस्थितियों के द्वारा हुआ है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तो मुंह से बोला जाए, शब्दों से बोला जाए, बल्कि अपने आचरण व्यवहार से किया जाए तो उसे हम इम्प्लीसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? बी। जैसे रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन आके खड़ी होती है तो ड्राइवर और आपके बीच में एक इम्प्लीसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ड्राइवर आपके आके चिल्लाता नहीं है तो माया ओ रेखा ओ मीना आके ट्रेन में बैठ जाओ, वो ट्रेन खड़ा कर दिया अपने आचरण में, जिसको बैठना है बैठेगा, जिसको उतरना है उतर जाएगा। ठीक है, इन प्रैक्टिस का भी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, वीडियो हम लोग के पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, वीडियो का भी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा करार जिसका उद्देश्य कानून द्वारा निर्दिष्ट यानी इट्स फॉरबिडन है, उसे क्या कहा जाएगा? एंड एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज नो हैज, यानी कि किसे कानून में मनाही है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बोथ वाइड एंड इलीगल। जैसे अगर यहाँ वाइड बिकॉज ऑप्शन नहीं किया होता तो इलीगल माना जाता, या इलीगल का नहीं देता तो वाइड माना जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया है तो नो केवल वो इलीगल होगा, यदि वो इंडियन पेनल कोड में वर्जित कार्य के लिए होगा तो वो इलीगल भी हो जाएगा, अन्यथा वाइड को होगा। कि इसका भी जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, वीडियो में रोक दिया हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी संविदा के दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरी तरह से निष्पादित कर दिया तो उस संविदा को क्या कहा है? यानी कि बोथ पार्टीज परफॉर्म, दोनों ने व्यक्त किया तो उसे बोला जाएगा एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या निष्पादित, क्या बोला जाएगा? निष्पादित संविदा।
एपीएल आया नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसका भी संक्षिप्त विवरण जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सामाजिक या घरेलू डर जैसे फिल्म देखने का वह वो संविदा बनाने से रोकने है वाला आवश्यक तत्व क्या। आमतौर पे आती क्या करता है बातचीत में, है ना, जो सामाजिक संबंधों के आधार पे होता है, लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे जो होता है, उसमें इस तरह से करार किया जाता। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें अपने घर पे चाय पे बुलाए और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो आपका चाय नुकसान हो गया, कदार कोर्ट में केस करो कि इन्होंने हमारा 10 रुपये का चाय नुकसान किया है, इससे हमें 20 रुपया दिलवाइए। तो कौन सा ऐसा कह रहा है कानून संबंधी संबंध बनाने का इरादा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है शायद आपने बुलाया हमें तो वहाँ कोई लीगल इंटेंशन आपका नहीं था और ना मेरा पर। ये संबंध में वर्कफोर प्रोसेस वर्कफोर का मुकदमा जो है महत्वपूर्ण है। इस मुकदमे को आप रोके रहा हूँ पर टिकिए में, यहाँ से ये बात निकल के आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक संविदा को आकस्मिक संविदा यदि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जा रहा है। देखो बच्चों, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट उस समय होता है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। यानी भविष्य में घटना घटित होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। जैसे मेडिकल बीमा आपने कराए तो मेडिकल बीमा करा लिया तो मेडिकल क्लेम कब मिलेगा, जब वास्तव में व्यक्ति बीमार होगा। गाड़ी के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया तो गाड़ी जब चोरी होगी तब ना आप इंश्योरेंस कंपनी पे जाओगे। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उन तमाम ऑप्शन में कोई सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यानी कि जब प्रदर्शन अनिश्चित भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता हो, यानी घटना घटित होगी तो ठीक, नहीं होगी तो तब भी ठीक। अब इसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सेक्शन 21 के अनुसार दिया गया है। क्योंकि ये सेक्शन 21 से संबंधित है इसलिए ऐसा दिया गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 की द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called। दूसरा तो एग्रीमेंट पे कहा जाता है, ये तो बच्चा बच्चा गली बोलना जाता है क्यों। अगला क्वेश्चन, इसकी भी डिफिनीशन यहाँ पर विवरण दिया गया है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविदा अधिनियम के तहत एक संविदा को व्यर्थ या वाइड कब कहा जाता है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी वाइड। देखो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहा जाता है जिसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कराया जा सकता, कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन। लिखा है कि जब वह प्रारंभ में वैध था लेकिन बाद में असंभव हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं बोलो, उसे हम कहते हैं आगे पेन आगे, उसे हम कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट वही बनता है जो इम्पॉसिबल वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन बाद तो कुछ ऐसी परिस्थिति घटित हो गई जिससे अब इसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गाड़ी बेचने का आपसे करार किया तो जिस समय करार किया तो वो तो वैलिड है, इन्फोर्सेबल हो सकता है। लेकिन जो है कुछ समय व्यतीत होने के बाद जिस दिन गाड़ी बेचना था गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो विषय वस्तु ही खत्म हो गई, है ना, गाड़ी टूट फूट गई। तो अब वो जो है क्या हो जाएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग चीज। यहाँ पर इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े, मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा बना है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा। आइए अगला क्वेश्चन है
A contract that cannot be enforced in a court of law due to a technical defect in legal formalities is called। कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कारण से कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर आपको सरकार से पैसे लेने हैं, कोई भी पेमेंट हम कॉपी चेक कर रहे हैं विश्वविद्यालय की, तो उस समय जो बिल बनता है, अगर 5,000 रुपये से ज्यादा का बिल बना तो उसपे ये तो क्या रसीदी टिकट लगाना होता है। अगर वो रसीदी टिकट ना लगाए तो उतने से ही हमारा पेमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो लिखा है सही आंसर क्या होता, अन अपरिवर्तनीय संविदा या अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बीएक्स। आगे बढ़े। वैसे इसमें ये दावा किया गया बिल ना भी चले तब भी आप समझ जाएंगे कि जो है कौन सा आंसर है। इसका भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को वो प्रूफ आप पढ़ सकते हैं। अगला है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट किस पर आधारित होता है, ठीक है, यानी कि अर्ध संविदा किस पे आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कानून द्वारा आरोपित दायित्व, ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ। ठीक है, आगे बढ़े। इसका यहाँ पर विवरण दिया गया, ठीक है, दिख रहा है, पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यदि संविदा के तहत एक पक्षकार को अपना दायित्व पूरा करना है जबकि दूसरा पक्षकार पहले ही अपना दायित्व पूरा कर चुका है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है बच्चों यूनिट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मान लीजिए दुकान पे आप बस को खरीदने जाते, अब विषय अग्रदित चाहिए, दुकानदार कहता है पूरा पेमेंट कर दीजिए तब हम बस को की सप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, तो आपने पेमेंट कर दिया तो अपने आप अपना कंसिडरेशन दे दिया, उस उस व्यक्ति को अभी अपना प्रॉमिस पूरा करना बाकी है, जिसे बोलते हैं यूनिट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी वीक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर ड्यूटी के तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा करार आरंभ से ही वैध होता है ना, ये शून्य नहीं होता है, यानी कि वैध नहीं होता है, यानी शुरुआत से नहीं होता है, बाद में हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक अवयस के साथ किया गया करार। देखो अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करते हैं जो माइनर है तो वो तो शुरू से ही डर। फिर दूसरा है अनिर्धारित अर्थ वाला करार, यानी कि एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। जैसे दुकान में गए कह भैया कुछ किलो आलू दे दीजिए, तो अब कुछ किलो का क्या परिभाषा है, कोई परिभाषा है कुछ किलो का, कुछ किलो का कोई परिभाषा नहीं होता। अगला है जिसमें है अगला है उचित प्रतिफल के बिना दिया गया करार। और फिर है डी यानी कि शून्य शून्य करणीय संविदा व्यर्थनीय, यानी कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। इसका भी संक्षिप्त व्याख्या किया गया। रोपिया हूँ, पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा। पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा करार जिसे कानूनी कार्रवाई द्वारा रोका जा सके भले ही वह अन्यथा वैध हो, उसे क्या कार्य है, यानी कि एन एग्रीमेंट दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लीगल प्रोसीडिंग इवन थ्रू इट इज अदरवाइज वैलिड इज कॉल्ड, यानी उसे कहा जाता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब एक पक्षकार उसे परिवर्तन नहीं कराना चाहता है जबकि दूसरा नहीं कराना चाहता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के कॉन्सेंट जो है सहमति फ्रॉड के माध्यम से
मिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अनुचित प्रभाव अनडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से या विस स्टेटमेंट के माध्यम से यानी मिथ्या कथन के माध्यम से लिया गया होता है, तो एक पक्षकार उसे चाहे तो परिवर्तनीय करा सकता। जबकि अगर दूसरा कार्य यदि हमें इसे परिवर्तनीय नहीं कराना है, तो वहाँ कोर्ट क्या करेगा? रोक लगा देगा। वही से वो क्या है? वैलिड है। ठीक है, इसका भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें चारों ऑप्शन आ रहा है। अगला है, एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल आंशिक रूप से अवैध है, वह संविदा अधिनियम के तहत कैसा होता है? यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसका आधा हिस्सा क्या है? इनलीगल है। तो भैया अगर कोई भी हिस्सा इनलीगल हो गया ना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या मान लिया जाता है? इनलीगल मान लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, पूरा करार अवैध और शून्य हो जाता है। द एंटायर एग्रीमेंट बिकम इनलीगल एंड वाइड। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कि आप अपना मकान जो है किराए पर रखने के लिए दे रहे हो, और आपको पता है कि इसमें जो है क्या होने वाला है। जैसा भी वो एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बम बना रहे थे सब आतंकवादी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब कोई संविदा किसी ऐसी निश्चित घटना की होने पर निर्भर करता है जो निश्चित रूप से होगी लेकिन उसका समय अनिश्चित है, तो ऐसा संविदा क्या कहा जाता है? यानी कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग of a certain event that is sure to happen, but the time of its happen is uncertain. What is such a contract called? यानी कि घटना घटित होना निश्चित है, लेकिन कब होगा यह निश्चित नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस ये हमें पीछे आया था ये क्वेश्चन, इसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कार्य पत्नी को भरण पोषण के लिए पैसे देने का वादा करना है लेकिन बाद में मना कर देता है, तो यह किस प्रकार का समझौता माना जाएगा? ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, अपनी पत्नी को कहता है कि हम आपको पैसा देंगे, अब बाद में फिर बोल देता है बेटा पैसा पैसा है ना, दूसरे क्या बोलेंगे? घरेलू समझौता। नेक्स्ट, इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है बेटा? कहता है एक करार कब तक व्यर्थ करार होता है, यानी कि व्हेन इज एन एग्रीमेंट इज वाइड एग्रीमेंट, यानी कि तब तक को व्यर्थ माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही सही है। और कब बोला? तो लिखा है वह जब वह प्रारंभ से ही कानून द्वारा परिवर्तनीय ना, जैसे कि दुश्मन देश के साथ आपने कांटेक्ट कर लिया, किसी दिवालिया व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर लिया, किसी माइनर के साथ कांटेक्ट कर लिया, तो ये सब क्या होता है? शुरू से ही व्यर्थ माना जाता है। इसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी में दिया है और यहाँ पर इंग्लिश में दिया। वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। लिखा है एक द्विपक्षीय संविदा यानी बिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ? ठीक है, बिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसमें दोनों पक्षकार को अभी अपने अपने वादा यानी प्रॉमिस को पूरा करना बाकी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा सही? होगा ये बी ऑप्शन। जब संविदा जिसमें दोनों पक्षकारों के तय अभी भी निष्पादित किए जाने बाकी, ठीक है, वायदे के लिए कारोबार रचित है, वो बिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता। वायदे का कारोबार, इसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ देगी इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा करार स्पष्ट रूप से नियुक्त घोषित किया गया है? यानी कि पीस ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो अगर आप किसी व्यापार में रुकावट आने का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हैं, वो स्पष्ट रूप से क्या है? व्यर्थ का है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये हिंदी में, इंग्लिश में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संविदा जिसमें सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून के तहत एक दायित्व आरोपित करती, जैसे कि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति, या इसका उदाहरण है। यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द गवर्नमेंट की पोज एन ऑब्लिगेशन अंडर ए लॉ और अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो होगा स्टूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सरदार निशा खबक में कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो तो हमेशा क्या होता है? कानूनी माना ज्यादा। इसका भी संक्षिप्त विवरण हिंदी में यहाँ, इंग्लिश में यहाँ। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से आपका क्या? देखो बेटा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट उसे कहा जाता है जो या कुछ शब्दों से स्पष्ट रूप से या लिख करके कहा जाए, बोला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी। एक संविदा जिसके नियम और शर्तें मौखिक या लिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से सहमत हो, उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है धारा 9 के अनुसार। और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आई लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इलीगल एग्रीमेंट इज करेक्ट। तरह की एक गैर कानूनी अवैध कॉन्ट्रैक्ट का क्या लक्षण है? तो इसमें क्या है कि जो एक इनलीगल होता है वो हमेशा क्या होता है? इनलीगल ही होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। एक अवैध करार हमेशा वैध होता है, लेकिन शून्य करार हमेशा अवैध नहीं होता। ठीक है, जैसे माइनर निशान आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैध है, व्यर्थ है। लेकिन आपने हथियार सर्जरी का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उचित दाम भी नहीं रहे हो, कंसिडरेशन की सब कुछ है, लेकिन भारत में जो है जो प्रचलित कानून है उसके विरुद्ध है। इंडियन पैनल कोड के विरुद्ध अगर कोई करार होता है तो वो इलीगल माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था टोटल जो है कुल 25 क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट पे था। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इसमें 20-20 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसे आप ओके पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने क्लास के अन्य बच्चों से जो है सब्सक्राइब कराइए, और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। थैंक यू।